हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हैं और ऑनलाइन कक्षाओं में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपकी कक्षा का पाठ 9 जो था वो पूरा अच्छी तरह से पढ़ा था, समझा था और उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ उसको हमने ख़त्म किया था। तो आज हमने अगला पाठ 10 गुरुत्वाकर्षण शुरू करना है और अच्छी तरह से समझना और पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी विलंब से इसको हम शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? आपको ये पहले भी अपनी पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हो। 8वीं में भी पढ़ा है आपने, 9th में भी पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कोई एक आकर्षण जो दूसरी तरफ खींचता है, और गुरुत्व मतलब पृथ्वी का जो आकर्षण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचे उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो साधारण शब्दों में वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे उसे गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ? वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा। ये हो गया साधारण भाषा में, परंतु वैज्ञानिक भाषा में क्या इसका परिभाषा होगी? विज्ञान की भाषा में ब्रह्मांड में सभी वस्तु एक दूसरे को एक अदृश्य बल से आकर्षित करती हैं। इस अदृश्य बल को गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो ये हुई इसकी वैज्ञानिक परिभाषा। यानी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट every other object with a force that is called invisible force. A word is invisible force that is called gravitation or gravitational force. तो उम्मीद है मुझे आप समझ गए होंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल हुआ जो किसी भी वस्तु को ब्रह्मांड में दूसरी वस्तु को अपनी ओर एक इनविजिबल अदृश्य बल के द्वारा खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपको पता है जब किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, चाहे आप अब कोई बॉल ले लो, चाहे पत्थर ले लो, चाहे सेब ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, है ना, हर चीज़ जो है ऊपर से नीचे पृथ्वी की ओर ही आती है, वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पृथ्वी का जो अपना आकर्षण बल है वह उसको अपनी सीमा से बाहर जाने नहीं देता, उसको अंदर आने देता है और बुलाता रहता है, अपनी तरफ कहा करता है। अगर हमें उसको पृथ्वी की कक्षा से बाहर फेंकना है तो हमें उतना बल लगाना पड़ेगा जिससे कि पृथ्वी की कक्षा जो है उसके अंदर जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ज़्यादा बल के द्वारा हमें ऊपर फेंकना पड़ेगा, ताकि वो पृथ्वी की कक्षा जो ग्रेविटेशनल एरिया है, ग्रेविटेशनल दायरा है, उसके बाहर चली जाए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे हम, ग्रेविटेशनल फील्ड की बाहर से वह चला जाए, तो तभी वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा पाएगा और पृथ्वी फिर उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो अब जब सेब जो होता है पेड़ से नीचे गिरकर, ब्रिटिश वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम इस बार शुरू किया था। अब हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है, आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसके बारे में कहा था, उन्होंने दिया था इसको कि जब सेब पेड़ से नीचे गिरने पर, यानी वो बैठे थे तो पेड़ से सेब नीचे गिर रहा था, तो उन्होंने इसको देखा और उन्होंने क्या किया, इसके बारे में कुछ ना शुरू किया। तो उन्होंने इस बल के बारे में एक नियम प्रतिपादित कर दिया, जिस रहस्यमयी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तु ऊपर फेंकने या ऊपर से छोड़ने पर पृथ्वी की ओर गिरती है, ना ही ऊपर की ओर चली जाती है। तो वो नियम उन्होंने दिया था आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या फेंकते हैं तो वापस वह पृथ्वी की ओर गिर जाता है। किसी भी वस्तु को एक ऊंचाई से छोड़ने पर वह पृथ्वी की ओर गिर जाता है। तो ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा आप समझ गए होंगे। ऐसा बल जो पृथ्वी द्वारा या किसी भी ब्रह्मांड में एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से परिक्रमा करने की गति क्या है, अब ये पढ़ते हैं हम। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी की परिक्रमा करने की गति क्या है, अब इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की ओर
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी की ओर खींचा चला जाता है। ठीक हुआ। अब इसमें क्या है, केंद्राभिसारी यानी केंद्र अभिसारी बल या अभिकेंद्रण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब ये भी प्रश्न आता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है भाई। चंद्रमा जो है पृथ्वी के दायरे से बाहर क्यों जाता है और वो पृथ्वी की परिक्रमा ही करता है, तो उसका कारण है पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब पृथ्वी जो है केंद्राभिसारी बल और अभिकेंद्रण बल ही लगाती है पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर, जिसके कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पर अभिकेंद्रण बल लगता है। अभिकेंद्र मतलब सेंटर के द्वारा जो बल लगता है पृथ्वी के, वो हुआ। तो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पर अभिकेंद्र बल लगता है। अब बच्चों, यदि चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा अभिकेंद्र या केंद्राभिसारी बल जैसा कोई बल नहीं लगाया जाता तो क्या होता, तो फिर चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पाथ पर चलता रहता। अगर पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा पर अभिकेंद्रण या केंद्राभिसारी बल नहीं लगाया जाता ना, तो क्या होता, चंद्रमा जो है एक समान गति से सरल रेखा में पाथ करता रहता, चलता रहता। अर्थात दूसरे शब्दों में हम बोले तो पृथ्वी की केंद्र की ओर लगने वाला बल, यानी पृथ्वी की केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र या केंद्राभिसारी बल की अनुपस्थिति में पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा नहीं कर सकता। तो अभिसारी या केंद्राभिसारी या अभिकेंद्र बल क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी के केंद्र से जनरेट होता है, तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रण या केंद्राभिसारी बल। ठीक है। अगर ये बल ना हो तो क्या होगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा बिल्कुल नहीं करता। ठीक है। तो प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, क्यों करता है। अगर पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, आपने अपने माइंड में रखने हैं और इनको समझना है। तो चलिए, ये भी हो गया, पृथ्वी जो है चंद्रमा की परिक्रमा करता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। हम चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, एक पतली सी रस्सी का टुकड़ा लेकर उसे एक सिरे पर छोटा सा पत्थर बांध देंगे, जैसे आप छिपने का काम करते होते या कोई पक्षी उड़ाते हैं खेत में, वैसे। तो रस्सी के दूसरे छोर पर जिस पर पत्थर नहीं बांधा गया है उसको हाथों से पकड़ेंगे। ठीक है। हाथों से पकड़ने के बाद उस रस्सी के टुकड़े को हम गोलाकार पथ पे घुमाएंगे। अब रस्सी को हाथ से छोड़ देंगे। ठीक है। जैसे आप तोते या कोई पक्षी उड़ाते हैं खेत में, जब आपकी मक्की की फसल लगती है, शायद अभी उड़ाते होंगे, तो रस्सी के दूसरे छोर को हाथ से छोड़ने पर उससे बंधा हुआ रस्सी का पत्थर रस्सी से साथ एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है। इस चित्र में इस तरह से ऐसे आपने एक रस्सी पकड़ ली, उसके बाद यहाँ पे आपने पत्थर बांध दिया, उसको आप क्या कर रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो। ठीक है। इस तरह से आप इसको घुमाई जा रहे हो, इस डायरेक्शन में। तो जब इसको फोर्स मिलेगी तो इसको आप छोड़ोगे तो पत्थर जो रस्सी के साथ आगे जाता है। ठीक है। इसका अगर वैज्ञानिक देखा जाए तो ये वैज्ञानिक इसकी वेलोसिटीज और चेक किया जाए, ऑर्बिट इसका तो ये रहेगा, ये इसका एक्सिस है और यह इस तरफ से घूम रही है और सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है इसको, जिसके कारण यह वेलोसिटी प्राप्त करके इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अब इस उदाहरण के हम थोड़ा सा विस्तृत इसकी व्याख्या कर लें, इसको डिस्क्राइब कर लें। चलिए, अब रस्सी को छोड़ने से पहले उसमें बंधा हुआ पत्थर गोलाकार पथ पर एक निश्चित चाल से गति करता रहता है, क्योंकि हमने आपको मोमेंटम दे दिया, आपने इसको फोर्स दे दी, तो वो गोलाकार पथ में घूम रहा है। ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे आप। अब जब यह एक निश्चित चाल से गति कर रहा है तो इस पोजीशन में क्या होगा, उस गोलाकार पथ पर प्रत्येक बिंदु पर पथ की गति की दिशा बदलती रहती है। ठीक है। क्योंकि उसमें आपका जो है गोलाकार पथ में वो ट्रैवल कर रहा है, तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती रहती है। दिशा जो है गोलाकार पथ में बदलती रहेगी, सीधी रेखा में तो नहीं रहेगी। अब दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण भी सम्मिलित है। ठीक है। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है यानी एक्सेलरेशन होता है, गति बनती है, तथा जो वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहती है वह बल केंद्र की ओर लगता है। ठीक है। सेंटर से जहाँ से आपने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है वहाँ से यह बल जनरेट हो रहा है, इस कारणवश इसका जब बल लग रहा है तो वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्रण बल या केंद्राभिसारी बल कहते हैं।
तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या कारण होता है जब आपका चंद्रमा पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है। तो इसका कारण होता है पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा के ऊपर केंद्राभिसारी या अभिकेंद्रण बल लगना, यानी जो पृथ्वी का केंद्र है वहाँ से चंद्रमा के ऊपर एक बल लगता है, उसके कारण वह चंद्रमा जो है पृथ्वी की चारों तरफ घूमता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आप रस्सी को छोड़ देते हैं तो केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रण या केंद्राभिसारी बल गायब हो जाता है, ठीक है, यानी नहीं रहता। तो इस अभिकेंद्र या केंद्राभिसारी बल की अनुपस्थिति में रस्सी से बंधा पत्थर क्या होता है, मुक्त हो जाता है, छूट जाता है और एक फिर सीधी रेखा में गति करना शुरू कर देता है। यह सरल रेखा उस वृत्तीय पाथ पर स्पर्श रेखा होती है। जब आप उसको केंद्र से छोड़ देते हैं, यानी उसके ऊपर जो है सेंटर से कोई केंद्र बल नहीं लगता या केंद्राभिसारी बल नहीं लगता, तो वो पत्थर सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। अब ये सीधी रेखा जो है उस गोलाकार पथ की एक स्पर्श रेखा होती है। ठीक चंद्रमा की गति भी रस्सी में बंधे धागे की तरह है। अब चंद्रमा की गति है जो रस्सी के साथ हमने धागा बंधा हुआ है, रस्सी में बंधे हुए धागे की तरह है, जो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाले बल, जिसे अभिकेंद्रण बल या केंद्राभिसारी बल कहा जाता है, उससे बंधा हुआ होता है। ठीक है, समझो आप ध्यान से। फिर इस अभिकेंद्रण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार पाथ में गति करता है। समझाया हो आपको। फिर क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर से लगने वाला इस अभिकेंद्रण बल की अगर गायब हो जाए ना, तो क्या होगा, तो चंद्रमा भी रस्सी से बंधे पत्थर की तरह मुक्त होकर एक सरल रेखीय दिशा में गति करने लगेगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। चंद्रमा पर हमेशा पृथ्वी से अब केंद्राभिसारी बल लगा रहता है, जिसके कारण वो क्या होता है, गोलाकार पाथ में गति करता रहता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या है कि जिस तरह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक उसी प्रकार सभी ग्रह के सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो लाइकवाइज ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फैक्टर है, गुरुत्वाकर्षण बल का फैक्टर है, जिसके कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ गति करता रहता है। बिल्कुल सेम वे में जो हमारा सूर्य है, सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों तरफ गति करते हैं, वो इसी कारण करते हैं क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो एक निश्चित ऑर्बिट से बंधे हुए होते हैं और वह सूर्य के चारों तरफ गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद सभी ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये मैंने पहले बोल दिया, तो जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। अतः सूर्य भी सभी ग्रहों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये है आपके गुरुत्वाकर्षण का पूरा व्याख्या और गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव। तो चंद्रमा जो है आपके सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सभी ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सूर्य की, जिस कारण वो सारे उसकी तरफ घूमते रहते हैं। अब आगे चलते हैं, हम इसके आगे पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा। तो ये अब हमने पहले भी कर दी, दोबारा बताते हैं। वह बल जिसके द्वारा ब्रह्मांड में वर्तमान सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है उसको देख लेते हैं। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब जैसे चित्र में देखिए आप, वृत्त की स्पर्श रेखा, इसमें क्या हुई, ये वृत्त है, इसके साथ एक बिंदु की रेखा मिल रही है, तो ये इसकी स्पर्श रेखा, यानी ए बी सी रेखा एक बिंदु बी पर एक स्पर्श रेखा है। तो ये था गुरुत्वाकर्षण का बल। अब आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी बहुत बार आता है कि डिस्क्राइब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को इसके गणितीय सूत्र के साथ प्रतिपादित करें। तो चलिए समझते हैं इसको। अब क्या है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है कि विश्व का प्रत्येक पिंड, यानी विश्व का प्रत्येक पिंड या कोई भी वस्तु जो ब्रह्मांड में है, अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो दो पिंड आपस में अट्रैक्ट होते हैं उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो द्रव्यमान घटेगा, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, यानी एक चीज़ घटेगी उल्टा होगा दूसरे में, तो वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती क्या होता है, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, बल भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ बढ़ती है, साइमल्टेनियसली बोलते हैं इसको। तो यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली सरल रेखा या रेखा की दिशा में लगता है। ये बोलता है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल के वीडियो में देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय सूत्र। तो जो टॉपिक बच्चों आज हमने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, अभी केंद्र बल क्या होता है, यह किस प्रकार जो है कार्य करता है, चंद्रमा किस प्रकार पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है, ये सभी हमने अच्छे से पढ़े हैं और मुझे उम्मीद है ये सारे आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए बच्चों, आज की इस टॉपिक जो हमने इस वीडियो में पढ़ा उसकी क्लियरिटी के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए आपको वो कितना अच्छी तरह से समझ आया, तो आज का हम इस टॉपिक से रिलेटेड कार्यपत्रक देख लेते हैं, उसके प्रश्न देख लेते हैं, जिससे आपकी समझ पता चलेगी आज के टॉपिक के बारे में। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ। तो बच्चों ये रहा आज का आपका कार्यपत्रक आज के टॉपिक के हिसाब से। तो आप इन दो प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल अपने जो समझ है उसके हिसाब से देंगे, विदाउट किसी हेल्प बुक की सहायता से। इट मीन्स आप पूरी ऑनेस्टी से इनका उत्तर देंगे, तभी आपको आपकी समझ का पता चलेगा कि आज का टॉपिक आपने कितने अच्छी तरह से समझा है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करना, यानी गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसको आपने परिभाषित करना है, उसकी जनरल सी जो डेफिनेशन है वो भी और वैज्ञानिक डेफिनेशन वो भी, तो जो आपको बताइए वो आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, अब गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है, ये भी आपने पढ़ा अच्छी तरह से। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है और क्या है ये आप अच्छी तरह से इसमें बता सकते हैं। और गुरुत्वाकर्षण का नियम जब आप देते हैं, इसमें पहला प्रश्न जो है गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित करें, इसमें आप उदाहरण भी दे सकते हैं, चंद्रमा जो मैंने आपको बताया। तो ये दो प्रश्न हैं, आप जो अच्छी तरह से इनको कर सकते हैं अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक से, इस चैप्टर से अगले टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।